लाइक कर दिया। बच्चों नमस्कार। बेटा, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपसे वायदा किया था, उसी वायदे को निभाते हुए मैं अपनी टेंस पर आधारित दूसरी वीडियो लेकर आज आपके सामने आया हूँ। और आज मैं आपको तीनों टेंस के जो इंडेफिनिट हैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है बेटा इंग्लिश में। तो इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाएंगे तो वो आपको कंटिन्यूअस, आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस समझना बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेके उसके बारे में बताते हैं। अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बेटा मैं बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत बड़ा योगदान होता है इंग्लिश में और सबसे मेरा ये मानना है सबसे महत्वपूर्ण टेंस आपका यही यूज होने वाला है। आप कभी भी स्पोकन करें या राइटिंग पोर्शन करें, हर जगह इसका यूज होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको देखिए हैबिट। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले हैबिट, आप अपनी कोई भी आदत बताते हैं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, मैं घूमने जाता हूं तो भाई ये क्या है? ये आपकी हैबिट है, ये आपकी हैबिट को शो कर रहा है। तो वो टेंस का है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी प्रकार से आपका रूटीन किस में आता है? रूटीन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। बहुत से बच्चे इस चीज में जरूर कंफ्यूज होते हैं कि रूटीन और हैबिट में क्या अंतर है। बच्चे ज्यादा नहीं, बहुत स्लाइटेस्ट आपको ध्यान में देना है। जहां टाइमिंग मेंशन हो जाए वो आपका एक तरीके से रूटीन हो जाता है। जैसे मैं सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलता हूं तो ये मेरा रूटीन है। मैं रात को 9 बजे डिनर करता हूं तो सब ये आपका रूटीन है। तो रूटीन में और हैबिट में ये अंतर है। आप चावल खाते हैं, ये आपकी हैबिट है। तो अब इसी प्रकार से आपको यूनिवर्सल ट्रूथ देखना है। ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जितने भी वाक्य होंगे, इसमें क्या होता है कि सार्वभौमिक सत्य आप जानते हैं। अब सार्वभौमिक सत्य कैसे हुआ? जो सूर्य पूरब में निकलता है, अरे साहब वो आज भी निकलता है, कल भी निकलेगा और परसों भी निकलता था। तो ये तो ऐसी चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। इसी प्रकार से आगे जब हम चलेंगे तो बहुत से आपको इसके यूज बताएंगे कि किस प्रकार से इसको मैं शुरू में आपको छोटे से पहचान और छोटे छोटे सेंटेंस से लेकर चलूंगा। फिर किस तरीके से आप इसी टेंस के माध्यम से बड़े बड़े सेंटेंस भी बना लेंगे। ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन, जितना भी हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन होता है वो इसी में होता है। इसी के साथ साथ अगर कभी आपने कमेंट्री सुनी हो तो कमेंट्री का प्रयोग भी इसी टेंस के अंदर होता है। न्यूज़पेपर है, उसके हेडिंग अगर आप देखेंगे तो वो भी इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इसकी पहचान बताऊं ताकि आपको बनाने में बड़ा सरल हो और स्टेप बाय स्टेप में आपको आगे लेके चलता हूं। अभी आप ये मत सोचना कि मैं आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बता रहा हूं, पर हाँ उसके साथ साथ हम चलेंगे। अब पहचान देखिए, पहले बात तो इसकी पहचान, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तब तक आप सेंटेंस कैसे सही बन पाएंगे। इसकी पहचान क्या होती है? ता है। हिंदी के वाक्य में अगर मैं लिखूं, हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। आपने इसको पढ़ा भी होगा शुरू, इसको आपने नोटिस भी करेंगे कि ये हम हैबिट बताएं तो भी तातीते वाला सेंटेंस आता है, रूटीन बताएं तो भी और यूनिवर्सल ट्रूथ बताएं तो। अब होता क्या है, ये हमारी हिंदी की पहचान हो गई। पर ये सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताना जरूर पसंद करूंगा कि किस तरीके से हिंदी का स्ट्रक्चर आता है, कैसे हम उसे इंग्लिश में लेके जाते हैं। आप ये देखिएगा, हिंदी में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हिंदी में क्या आता है? हिंदी में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब क्या होता है? ड्यूरेंट शब्द होता है, कोई भी चीज करने वाला वो कर्ता कहलाता है। तो हिंदी में हमने सबसे पहला लिया कर्ता। फिर
हमारा हिंदी में क्या आएगा, हिंदी में फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्म। और उसके बाद क्या आता है हमारा वर्ब, जिसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, क्रिया। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये हिंदी का जिक्र हो गया। अगर मैं बात करता हूं कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं कि हमेशा ये गुजारिश रहती है कि सर आप हिंदी के माध्यम से समझाएं, तो मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझाना चाह रहा हूं। और याद रखिए, ये जो छोटी बातें होती है ना, यही बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इसलिए इनको छोटी समझ के नजरअंदाज मत करो। जो इंसान इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ता है, बाद में उसको प्रॉब्लम आती है। तो मेरे बच्चों, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप इन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे अच्छी तरीके से। अब आता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, अब हमने इंग्लिश का लिया, तो इंग्लिश में क्या हुआ भाई, एक ही चीज का, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह है प्लस वर्ब। अब आपने ये देखा कि वर्ब ने अपना स्थान चेंज कर दिया और सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ गई। वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। यही सभी जितने भी मैं सेंटेंस बनाऊंगा, उन सभी सेंटेंसों का यही स्ट्रक्चर होगा मेरे बच्चों। इन सब सेंटेंसों का जो स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश का, वो यही होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो। अगर इस स्ट्रक्चर को आपने आज अपने माइंड में बैठा लिया, तो आपको कभी भी ट्रांसलेशन बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बहुत से बच्चे सॉरी बेटा, बहुत से बच्चे कहते हैं हमसे कि सर एसएससी में ट्रांसलेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, बैंक में ट्रांसलेशन की आवश्यकता कहाँ है। किंतु बेटा याद रखो, आप लोग नॉर्दर्न इंडियंस को बिलोंग करते हैं और जहां पर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। अगर आपको ट्रांसलेशन बनानी नहीं आई, तो आप पैसेज में बहुत ज्यादा जो रीडिंग पोर्शन होगा, उस रीडिंग पोर्शन में आप अच्छी स्कोरिंग करने से वंचित रह जाएंगे। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं हुई, तो आपको वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में। फिर मुझे यही सब आपको ध्यान में देना होगा। नरेशन, नरेशन में भी आपको इस चीज की, तो इससे तो आप ये मानिए कि ये तो इंग्लिश की फाउंडेशन है। बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग अच्छी खड़ी नहीं हो सकती, और जिसकी फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होती है। तो बेटे इस पर अच्छी तरीके से काम कर लो। आप ये ना सोचें कि जल्दी से करा दें, एक नहीं 2 3 वीडियो लग जाए, किंतु बेटा आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कहीं भी लेट डाउन ना होना पड़े, ठीक है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं। देखिए अब क्या होता है ये, अब आपने जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं, तो हमारे सामने क्या है, हमें क्या देखना है, इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये हुआ। पर अब बच्चे के सामने एक बात जरूर आती है, बच्चा मुझसे जरूर ये कहेगा कि सर एस कहां लगेगा वर्ब में, ईएस कहां लगेगा, फर्स्ट फॉर्म कहां लगेगी। तो मैं सब बताऊंगा आपको किस तरीके से। सबसे पहले तो ये समझिएगा फर्स्ट फॉर्म कहां लगती है। देखिए बेटा, जहां पर हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या हुआ आपके भाई, आप प्लूरल सब्जेक्ट में ऐसे लेके चलिए, यू, वी, दे, ही, दे, और दे के बाद बेटा आप लिख सकते हैं दीज और दोज, ये आपके प्लूरल। मगर आपको आई वी इसी के अंदर लाना होगा। आई एक ऐसा वर्ड है, उसमें एक दो जगह हम उसको सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग करते हैं। तो मगर इसमें आपको आई के साथ, अब इसके साथ आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है V1, आपको क्या लगाना है प्लस V1 इन सब शब्दों के साथ।
अब आते हैं हम जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट मगर कैसा? थर्ड पर्सन का, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट। ये सब क्या है? ये नेम किसी का बेटा, नाम, याद रखिएगा नाम। ये जो है ये सब क्या है? ये हमारे, इनको मैंने एक तरीके से कहा ये मेरे प्लूरल सब्जेक्ट हुए, बहुवचन हुआ, और ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब मैं इस पे काम करता हूं तो इसके साथ मुझे या तो क्या है वर्ब में एस या ईएस। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमारे बच्चों के सामने एक नया क्वेश्चन आता है, वो ये कंफ्यूज होता है कि कहां पर तो मैं एस लगाऊं और कहां पर मैं ईएस लगाऊं। पर बेटा मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो आपको कंफ्यूज हो। अगर फिर भी कंफ्यूज करें तो मेरे बच्चों, मैंने अपनी वीडियो पर कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, जिसका बच्चे का भी जब मन चाहे वो अपने डाउट्स क्लियर करें। बेटा हम आप ही के लिए हैं, है ना। लॉकडाउन में बेटा आप जानते हैं टीचर का एक नेचर होता है पढ़ाना, है ना। फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो कम से कम फिर मन में यही आया कि लीजिए आपके लिए मैं यूट्यूब चैनल चालू करता हूं, और आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे फोन पर किसी भी समय, एनी टाइम, विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। राइट बेटा। अब चलिएगा, अब हम इसमें चलते हैं। तो कहां कहां में एस लगाना, कहां कहां ये, तो मैं यहां पर डालता हूं बेटा, नोट करके आप इसको ध्यान रखना बेटा। नाउन हो या प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन। देखिए मैं एक नोट यहां पे डालता हूं, और देखिए नाउन या वर्ब, है ना, हो, और जिनके अंत में एस हो, एस से छूट रहा हो कोई वर्ड, या कोई वर्ड कैसा आया हो डबल एस से, या कोई वर्ड कैसा आया हो सी एस से, जिसका अंतिम लेटर सी एच हो, या बेटा जेड हो, या ओ, है ना। तो ऐसे शब्द जहां हमारे ये शब्द होते हैं, तो ऐसे में या फिर डबल ओ हो, तो आपको इसमें ई एस बढ़ाना है। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों। अच्छा एक वर्ड इसमें और डालिए, एक्स। अगर ये वर्ड होते हैं, मैंने क्या क्या लिखा, एस लिखा, डबल एस लिखा, सी एच लिखा, एक्स लिखा, जेड लिखा, ओ लिखा, डबल ओ लिखा, ई एस लिखा। ऐसा चाहे नाउन हो और चाहे वर्ब। अगर नाउन का आपको बहुवचन बनाना है तो आपको ई एस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे पोटैटो है, अगर बहुवचन करोगे तो क्या करोगे, उसका ई एस बढ़ाओगे। मैंगो है, क्या करोगे भाई, मैंगो क्या है, नाउन है ना अपने आप में, पर क्या करेंगे आप, उसमें ई एस बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से गो है, गो में क्या है लास्ट में ओ, आपको क्या करना पड़ेगा, ई एस बढ़ाना पड़ेगा गो चुका। पर राइट है, आप उसमें सिर्फ एस बढ़ाते हैं। वो क्यों बढ़ाते हैं, वो यही नियम कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार से इस सब चीज को आप देखिएगा, फिर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका और बताता हूं। अब मैं इंडिफिनिट का तीनों पार्ट के बारे में बात करता हूं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, एक तो अफर्मेटिव होते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है, सादा वाक्य जिसके अंदर हम नॉट नहीं लगा सकते। दूसरा वाक्य जैसे अफर्मेटिव में, सुनो सेंटेंस को, मैं गरीबों की सहायता करता हूं, ये अफर्मेटिव है। तुम शोर मचाते हो, ये अफर्मेटिव है। फिर हम निगेटिव की बात करेंगे। निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस। तो नकारात्मक सेंटेंस को क्या करते हैं हम लोग, किस तरीके से लेकर चलेंगे, तुम गरीबों की सहायता नहीं करते हो, अब हमने उसमें नोट लगा दिया। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, या तो क्या आता है शुरू में, तो क्या आएगा, तो उसके लिए हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो मैं पहले ही लिख देना चाहता हूं। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्लीज आप ध्यान रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज, डू या डज। इसका यूज मैं अभी जब आप सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लिखता हूं और अफर्मेटिव सेंटेंस समझिएगा। अब आपने अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखा क्या था, एक दफा फिर देख लीजिए। वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके कुछ सेंटेंस लीजिएगा और सेंटेंस लेते समय देखिए किस तरीके से हम चलते हैं। वह हिंदी बोलती है, वह हिंदी बोलती है। मैं विद्यालय जाता हूं, तुम शोर मचाते हो, अब इस सेंटेंस को अगर आप बहुत बारीक से देखिए, जो पहचान मैंने आपको बताई थी, सबके अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आए, ये आपकी पहचान होगी बहुत अच्छी। अब आप सबसे पहले ये आपका क्या है सब्जेक्ट, ये लड़की है तो यहां पर सी होगा, मगर वह सब्जेक्ट, ये आपका क्या हुआ वर्ब, और ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। हमने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, जो होता है, जिस पर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, वो हिंदी हो गई। और जो क्रिया एक्शन जो किया जा रहा है वो बोलना है, तो ये वर्ब हो गई। जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे, आप इसके लिए क्या लाए, सबसे पहले आपने सी लिया। अब बोलने की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, स्पीक। क्या ये सेंटेंस में लिख दूं स्पीक हिंदी, क्या ये सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि आपको एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में। अब इससे क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, अब ये स्पीक है, तो आप इसमें ईएस का प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो आप काय का प्रयोग करेंगे, एस का। तो ये सेंटेंस कब से हुआ, सी, ये पूरा सेंटेंस क्या बना आपका, सी स्पीक्स हिंदी। इन्हीं सेंटेंस को अगर आप अपने डेली मर्रा के बोले जाने वाले वाक्यों में भी प्रयोग करने लगेंगे तो आपका डबल फायदा होगा। एक तो आपका जितनी भी वोकैब है वो यूज होती चली जाएगी, फिर आप इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप अपने आप को महारत हासिल करते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपको इंग्लिश कब आ गई। अब देखिए, अब इसी प्रकार से आगे चलेगा। मैं विद्यालय जाता हूं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मगर मैं जो है केवल पास्ट इंडेफिनिट को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके अलावा हर जगह आई बहुवचन में चलता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट में आई के साथ बाज आता है, जहां पर हम उसको नेचर वाइज तो वो बहुवचन है, मगर वहां पे हम उसको सिंगुलर के साथ प्रयोग करते हैं। अब ये देखिएगा, मैं विद्यालय जाता हूं, आई, भाई ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका क्या है, वर्ब। क्या लानी है, पहले वर्ब लानी है, तो आई के साथ क्या गया, आई गो। और कहां जाते हो, आई गो टू स्कूल। भाई आई गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आपका बन गया। तुम शोर मचाते हो, अब तुम शोर मचाते हो तो इसका मतलब क्या है, यू कैसा है, यू कैसा है, यू आपका है ना, तो यू, अब शोर मचाना तो क्या हो, यू मेक आ
नॉइज। अब आपने इसमें ऐसी एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये तो बहुवचन है। यही बात तो मुझे सिखानी है। अगर आपने ये छोटी सी बात सीख ली, आप देखिएगा आप न्यूज़पेपर में पढ़ने लगेंगे, सब कुछ इन्हीं चीजों से आता है। अब मैं आपको निगेटिव का इसका फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए, निगेटिव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू और डच होता है। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या हुआ, निगेटिव का अगर मैं लेके चलता हूं तो और हेल्पिंग वर्ब डू या डच। अब जब डू और डच लगा देंगे तो उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो आपको नोट लगाना है प्लस V1। ये ध्यान रखिएगा, जब डू या डच लग जाता है निगेटिव वाले सेंटेंस में V1 आता है, ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी से हम कुछ सेंटेंस डालते हैं ताकि आपको क्लियर हो। देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, इन्हीं सेंटेंस को लीजिए, वह हिंदी नहीं बोलती है। अब इसमें हम जब चलते हैं तो देखिए किस तरीके से वह हिंदी नहीं बोलती। देखिए, आपने देखा इसमें और इसमें क्या अंतर आया। अंतर सिर्फ नहीं का है, और यही चीज आपको इस पार्ट में देखनी। वह की जैसे आपको पहले से क्या सब्जेक्ट, ये क्या आपकी पार्ट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वही है, कुछ चेंज नहीं करना। सी लिखा। अब आप मुझे बताइए, डू या डज में से क्या आएगा? भाई थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो डज लगाएंगे, डू तो लगा ही नहीं सकते। डज नॉट स्पीक हिंदी। अब आपने देखा इसमें मैंने एस लगाया था और इसमें हमने एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि डज लग चुका है। पर इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट एक एक चीज क्लियर होता चला है। अब आई तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे? आई डू नॉट। स्कूल या कॉलेज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट गो टू कॉलेज या आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक, आई के साथ सब्जेक्ट के साथ है, ये आपका बहुवचन था, इसलिए क्या लगा? डू नॉट। ठीक है, सेंटेंस हो गया। तीसरे सेंटेंस में जब हम चलते हैं, तुम सच नहीं बोलते हो, इसमें वर्ब हमने चेंज कर दी है। तो तुम सच नहीं बोलते हो तो तुम के लिए आपने यू लाए। अब ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आप क्या लगाएंगे? यू डू नॉट। अब सच बोलने की अंग्रेजी क्या होती है? स्पीक द ट्रूथ। आपको लगा देना है स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ है ना। यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। कोई आपने देखा, सिर्फ क्या करना, ध्यान ये रखना है कि नोट जो आएगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले आएगा। ये बिल्कुल क्लियर आपको सेंटेंस हो गया होगा। और अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताता हूं। अब हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताते हैं। देखिए किस तरह से इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लानी होती है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला, प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आप बी की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना बिल्कुल ना भूलें, ये ध्यान रखें, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगना ही लगना है। अब देखिए इसी हिसाब से मैं कुछ सेंटेंस डालता हूं, देखिएगा आप खुद बनाने लगेंगे। क्या वह
हिंदी बोलती है। अब इन सेंटेंस को बेटा आप लोग बनाइए, मैं देखो किस तरीके से आपके साथ चलता हूं और आप देखिएगा। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू किसके साथ लगेगा, डच किसके साथ लगेगा, ये आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा। क्या वह झूठ बोलती है? अब आप अभी आपने निगेटिव बनाते समय इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की थी, डच। तो वो डच अब आपको क्या शुरू में आ चुका है, तो आपने डच लगा दिया। डच सी स्पीक हिंदी और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। बस यही तो सेंटेंस। इसी प्रकार से तो इंग्लिश बोली जाती है, कुछ अलग से बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप सब टेंस सीख जाएंगे तो आप खुद इंग्लिश बोलने लगेंगे। क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? अब तुम के साथ क्या लगाया था अभी निगेटिव बनाते समय आपने, तो डू शुरू में आ गया। डू यू गो टू स्कूल? अब देखिए ये क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब क्या होती है, सेंटेंस के लास्ट में। एडवर्ब टाइम क्या होता है सेंटेंस के, ये जब एडवर्ब का चैप्टर चलेगा तो मैं बताऊंगा बेटा एडवर्ब क्या चीज होती है। अभी सिर्फ आप ये देखिए ये कहाँ आएगा, टाइम कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में। तो डेली, बस ये बन गया। अब क्या मैं झूठ बोलता हूं? अब इसको आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करी थी, डू। तो आपने डू लिख दिया। डू आई स्पीक, डू आई टेल अ लाई प्रयोग करो, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे स्पीक लिख देते हैं, मान भी लिया जाता है, परंतु टेल अ लाई इसका सबसे पहला। तो डू आई टेल अ लाई, ठीक है। और ये आपके सेंटेंस बिल्कुल सेम हेल्पिंग वर्ब वही रहनी है, और उसका ध्यान रखना है कि डू कहाँ लगेगा, डच का। अब मैं आपके लिए कुछ डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं उनके बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं, डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है और सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या अर्थ होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। सेंटेंस क्या पूछा गया, क्या वह हिंदी पढ़ती है? आप कह सकते हैं यस। क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो? आप नो भी कह सकते हैं। उत्तर यस या नो में हो सकता है, परंतु डबल इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब यह होता है कि उसमें आपको उस आंसर को डिटेल में देना होगा। जैसे मान लीजिए भाई तुम क्यों रोते हो, तो आप क्यों रोते हो तो कारण से बताओगे, यस या नो तो नहीं कह दोगे, तो उसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। और डबल इंट्रोगेटिव के लिए WH फैमिली के वर्ड्स सबसे पहले लगाएंगे और बाकी स्ट्रक्चर ऐसे उठ के आएगा। अभी मैं आपके सामने लिखता हूं, आप देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, WH, क्योंकि उसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होता है हिंदी में, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितने, ये सब या तो W से बनना होते हैं या H से। तो इसलिए हम इसे कहते हैं WH फैमिली प्लस। अब आपको डू या डच प्लस, अब आप लगाएंगे सब्जेक्ट। अब देखिए वही स्ट्रक्चर चालू हो गया, हेल्पिंग बना दे, सब्जेक्ट आ गया, बी और फिर ऑब्जेक्ट, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब आपको सुनो ये आपका स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, केवल WH फैमिली के वर्ड ही तो शुरू में आए हैं।
बहुत ही थी ऐसी सब सब। अगर ये तुमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छी तरीके से देख लिया तो सब टेंसों का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनता चला आता है। जहां मैं इसकी बता रहा हूं ना कि आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, इसी प्रकार से हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसी जगह लगेगी, वर्ब वहीं लगेगी, सब्जेक्ट वहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट वहीं लगेगा। केवल हेल्पिंग वर्ब याद करने की चीज आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी मैं प्रैक्टिस से करा दूंगा, आपको उसको याद करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और उसको आधार पर आप बनाइएगा। जैसे मैंने लिखा वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया तुम कहां रहते हो। यह सेंटेंस तो अक्सर आपने सुना होगा। वे क्या पढ़ाते हैं, वे क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखा, इसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट भी चेंज करे हैं ताकि आपको थोड़ा ये भी रहे। वह क्यों रोती है, अब इसमें आप कारण ही तो बताएंगे, बिना कारण के तो ये सुनने नहीं बन सकता भाई। तो अब ऐसे में आपने वाई, अब आप ये बताइए कि ये वह सी है जिसका मैंने यूज आपके सभी सेंटेंस में करा है। अब उसके अकॉर्डिंग टू डू या डज में से क्या आएगा, डज। तो आपने क्या लिखा, वाई डज सी क्राई, वाई डज सी क्राई। क्लियर। तुम कहां रहते हो, अब तुम कहां रहते हो तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, ये WH का वर्ड। कहां की इंग्लिश, देखिए ये सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, कुछ लोग रट लेते हैं परंतु आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। बस यही ध्यान रखना मेरे साथ, जब आप टेंस पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं रटना, आपको उसको कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि बाकी सेंटेंस भी इजी आपके लिए बनते चले जाए। तो वेयर डू यू लिव, वे क्या पढ़ाते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, क्या हुई, व्हाट। देखिए सेंटेंस में शुरू में जब क्या आया था तो मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चलाया था, पर अब क्या हुआ, वाक्य के बीच में आया है और इसमें क्या है, काम बताना पड़ेगा कि हिंदी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भाई क्या पढ़ाते हैं, खाली यस नो साफ आंसर नहीं। व्हाट डू दे टीच, ये मेरी सेंटेंस बन गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरा विश्वास है अगर आपने इसको शुरू से अंत तक देखा होगा तो आपको एक एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मजा भी आया होगा, और मेरे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों के साथ अपने ज्ञान को बांटें, उनके साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अब हम बाकी में अगर इससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे थोड़ा ये रहता है कि जो मेरे नए बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं बेटा, वो कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया टेंसेस का इंपॉर्टेंस ग्रामर में सबसे ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्लो बट स्टडी वाला फार्मूला अपनाएं, धीरे धीरे करें मगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो हमारे इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बचा है, फ्यूचर इंडेफिनिट बचा है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।